शहर में अशोक का परिवार रहता था। उसके पिता जो बहुत शांत स्वभाव के थे और उसकी माँ निर्मला देवी माँ का स्वभाव थोड़ा अलग था। उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और पैसों पर बहुत घमंड था। चूंकि उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और अच्छी खासी पेंशन आती थी और बेटा एक डॉक्टर था, निर्मला देवी हमेशा इसी भ्रम में रहती थी कि वह समाज की सबसे अमीर और उच्च वर्ग की महिला है। उनका सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर अशोक की शादी किसी बेहद अमीर और ऊंचे खानदान की सुंदर लड़की से हो, जिससे उनकी समाज में और भी ज्यादा प्रशंसा हो। निर्मला देवी रोज फोन करके अपने बेटे अशोक को कहती कि तुम कब तक उस गांव में पड़े रहोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए शहर की कितने बड़े बड़े घर की लड़कियां शादी का प्रस्ताव भेज रही हैं। मैं किसी बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी को देख रही हूँ जिसके पिता के कम से कम 5-6 अस्पताल हो। तुम बस हाँ कर दो। अशोक हमेशा मुस्कुरा कर कहता था, माँ मैं यहाँ खुश हूँ और शादी जब सही टाइम आएगा तब हो जाएगी। मुझे पैसों वाली लड़की नहीं बल्कि संस्कारों वाली लड़की चाहिए बेटा। इस जमाने में पैसा ही सबसे बड़ा संस्कार है। धिक्कार है तुम्हारे संस्कारों वाली लड़की पर। कोई साधारण लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। परेशान होकर निर्मला देवी हर बार यही कहकर फोन रखती थी। अशोक अपने क्लिनिक में बैठा कुछ जरूरी पेपर्स देख रहा था। तभी बाहर जोरदार खटखटाहट हुई। एक हाँफता हुआ आदमी अंदर आया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, गांव के मुखिया ठाकुर महेंद्र सिंह की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें अचानक बहुत तेज दर्द उठा है और वह बेहोश हो रहे हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह गांव के मुखिया थे। सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि गांव के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति भी थे। उनका आलीशान बंगला गांव के एक किनारे पर बना था जो किसी महल से कम नहीं लगता था। अशोक ने बिना एक पल की देर किए अपना बैग उठाया और तुरंत उस आदमी के साथ ठाकुर साहब के बंगले की ओर दौड़ा। जब अशोक बंगले के अंदर पहुंचा तो वहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ठाकुर साहब एक बड़े से पलंग पर लेटे थे और दर्द से कराह रहे थे। उनका पूरा परिवार चिंतित खड़ा था। अशोक ने फौरन उनकी स्थिति संभाली। उसने जल्दी से जांच की और समझा कि यह गंभीर आपात स्थिति थी। बिना किसी देरी के उसने तुरंत जरूरी इंजेक्शन लगाए और अपनी सूझबूझ और अनुभव से उसने ठाकुर साहब का तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। फिर हॉस्पिटल में दखल करवा दिया। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत और देखरेख के बाद अशोक ने ठाकुर साहब की जान बचा ली। उनकी हालत अब खतरे से बाहर थी। जब ठाकुर महेंद्र सिंह को थोड़ा होश आया तो उन्होंने आंखें खोली। उनकी बेटी अंकिता, जो अब तक अपने पिता के सिरहाने चिंता में बैठी थी, तुरंत उठ खड़ी हुई। अंकिता ने हाथ जोड़कर नम आंखों से अशोक की ओर देखा। उसकी सादगी भरी सुंदरता और आंखों में सच्चे आभार को देखकर अशोक एक पल के लिए ठहर गया। वह सचमुच बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से भी बढ़कर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सम्मान झलक रहा था। अंकिता ने अपनी धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी को नई जिंदगी दी है। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी दिनों बाद जब ठाकुर साहब पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने अशोक को अपने पास बुलाया। ठाकुर साहब ने गहरी भरी हुई आवाज में कहा, अशोक बेटा तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। तुम जो चाहो मांग सकते हो, पैसा, जमीन, जायदाद, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार अपनी इच्छा बताओ। अशोक ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। फिर उसकी नजरें सामने खड़ी अंकिता पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अशोक ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब मुझे आपके धन या संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। लेकिन आपने जब इतना कुछ देने को कहा है तो मैं एक चीज मांगूंगा जो मुझे बहुत पसंद आई है। ठाकुर साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहते हो बेटा? अशोक ने हिम्मत करके अपनी बात कही, ठाकुर साहब मैं आपकी बेटी अंकिता को पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति देंगे? मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। यह सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब मुस्कुराए। उन्होंने डॉक्टर अशोक की आंखों में साफ साफ ईमानदारी और सच्चा प्यार देखा
उन्हें यह सादगी और सीधापन बहुत भाया। उन्होंने खुशी से कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी कि मेरा दामाद तुम्हारी तरह एक सच्चा और नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, अब जल्दी से जाओ, अपने माता पिता को बुलाओ, हम जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करते हैं। अशोक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया। अशोक ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी, मैंने जिससे शादी का फैसला किया है वह गांव के मुखिया ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी है। वह बहुत ही अच्छी और सुशील है। ठाकुर साहब ने खुशी खुशी हाँ कह दी है। आप जल्दी से माँ के साथ यहाँ आ जाए। अशोक के पिता विक्रम जी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं तुरंत निर्मला को बताता हूँ और हम कल ही निकलते हैं। विक्रम जी ने तुरंत निर्मला देवी को सारी खबर सुनाई। निर्मला, सुनो, अशोक ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है और वह भी बहुत अच्छी लड़की है, गांव के मुखिया की बेटी है। अशोक ने हमारी इज्जत रख ली। जैसे ही निर्मला देवी ने सुना कि लड़की गांव की है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। क्या गांव की? गांव की कोई साधारण लड़की हमारे डॉक्टर बेटे की पत्नी बनेगी? गांव के मुखिया, क्या वह किसी बड़े उद्योगपति जितने अमीर हैं? क्या उनका कोई अस्पताल है? विक्रम जी ने समझाने की कोशिश की। अरे निर्मला, वह लोग बहुत इज्जतदार हैं और हाँ, बहुत धनवान भी हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है। अशोक ने उनकी जान बचाई और उन्होंने खुशी से अपनी बेटी का हाथ दे दिया। निर्मला देवी चीख पड़ी, बंद करो यह सब बकवास। गांव के लोग, उनकी क्या औकात है? शहर के लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि डॉक्टर अशोक की पत्नी एक गांव की छोकरी है? मैं किसी भी हाल में इस शादी में नहीं जाऊंगी। वह लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। विक्रम जी ने बहुत समझाया, यह तुम्हारा बेटा है निर्मला, तुम्हें साथ में चलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वह गांव की लड़की से शादी कर रहा है तो वह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रहा है। तुम जाओ अगर तुम्हें जाना है, पर मेरा नाम मत लेना। निर्मला देवी अपने फैसले पर अटल रही। हार मानकर विक्रम जी अकेले ही गांव पहुंचे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जब विक्रम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब का बंगला सचमुच किसी महल से कम नहीं था। वहां का ऐश्वर्य, व्यवस्था और सत्कार देखकर वह दंग रह गए। शादी के दिन ठाकुर महेंद्र सिंह ने विक्रम जी से बड़े सम्मान से पूछा, माफ करना समधी जी, मुझे आपकी पत्नी के दर्शन नहीं हुए। निर्मला जी क्यों नहीं आए? सब कुशल मंगल तो है ना? विक्रम जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने बात को संभाला। उन्होंने उदास मन से झूठ कहा, नहीं महेंद्र सिंह जी, वह उनकी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए वह नहीं आ पाई। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। ठाकुर साहब ने, जो बहुत समझदार थे, शायद कुछ अंदाजा लगा लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शादी बहुत ही सादगी और भव्यता के साथ संपन्न हुई। अशोक और अंकिता का विवाह हो गया। शादी के बाद अशोक और अंकिता शहर में अपने घर वापस आए। विक्रम जी ने खुशी खुशी बहू का स्वागत करने की तैयारी की थी। जब अशोक और अंकिता घर में प्रवेश कर रहे थे तो निर्मला देवी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, सिर्फ एक तीखा घमंड से भरा भाव था। अंकिता ने पैर छूने के लिए झुकना चाहा, लेकिन निर्मला देवी ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, पैर छूने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? एक साधारण गरीब गांव की लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉक्टर बेटे से प्यार करने की? क्या है तुम्हारी हैसियत? जब कोई अमीर आदमी देखता है तो तुम लोग तुरंत लपकने के लिए तैयार हो जाते हो। गांव के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। यह सुनकर अंकिता के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह दुखी हो गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह केवल चुपचाप खड़ी रही। अशोक का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। निर्मला देवी ने अपनी बहू का जरा भी स्वागत नहीं किया। उन्होंने आरती की थाली छूने से भी मना कर दिया। ये देखकर विक्रम जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत नौकरानी को आवाज दी, अरे नाव्या, जल्दी से आरती की थाली लाओ। हमारे घर में नई बहू आई है, तुम आरती करो। नाव्या ने मुस्कुराकर आरती की और अशोक और अंकिता ने घर के अंदर कदम रखा। अगले कई दिन तक निर्मला देवी ने अपनी बहू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हर बात में वह अंकिता को
उसकी गांव की हैसियत याद दिलाती थी। एक दिन सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे। अंकिता ने खाना परोसा। निर्मला देवी ने कटाक्ष करते हुए कहा, बहू, हाँ, अब तुम्हें रोज 2 वक्त का अच्छा खाना मिलेगा। गांव में तो शायद तुम लोग सूखी रोटी खाती होगी। अब तुम भाग्यशाली हो कि इतने बड़े घर में रह रही हो और रोज तरह तरह के पकवान खा रही हो। यह सुनकर अशोक से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खड़ा हो गया और अपनी माँ को जवाब देने वाला था कि माँ, आपको पता नहीं है, अंकिता हमसे कहीं ज्यादा अमीर है। तभी मेज के नीचे अंकिता ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने आंखों के इशारे से अशोक को रोका कि वह कुछ ना बोले। अशोक अपनी पत्नी की आंखों में सादगी और शांत धैर्य देखकर फिर से बैठ गया। उसने तय किया कि वह अब अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार करेगा। कुछ दिनों बाद निर्मला देवी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई। वे सब भी शहर की तथा कथित उच्च सोसाइटी से थी और अपने धन और दिखावे पर घमंड करती थी। एक सहेली ने धीरे से कहा, निर्मला, हमने सुना है कि तुम्हारे डॉक्टर बेटे ने किसी गांव की लड़की से शादी कर ली है। क्या यह सच है? निर्मला देवी को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्या करे। बेटे को वो पसंद आ गई थी। तुम लोग हमेशा मेरी इज्जत की बातें करती हो, अब बताओ क्या करूं? दूसरी सहेली ने ताना मारा। हाँ, हमने सोचा था कि तुम्हारे बेटे के लिए किसी उद्योगपति की बेटी आएगी, लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ। अब अगर बहू इतनी साधारण है तो कम से कम हमें एक बड़ी दही सी पार्टी तो दो, हमें भी तो पता चले कि गांव की बहू कैसी होती है। निर्मला देवी को लगा कि पार्टी देने से उनकी थोड़ी ही सी इज्जत बच जाएगी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और अपने घर पर अपनी पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने तुरंत अंकिता को बुलाया और कहा, देखो बहू, आज मेरे घर शहर की सभी बड़ी महिलाएं आ रही हैं। सब कुछ एकदम शानदार होना चाहिए। तरह तरह के पकवान तैयार करना और सारी व्यवस्था खुद देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंकिता ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने बिना किसी शिकायत के उस दिन रसोई और घर की पूरी व्यवस्था को संभाल लिया। शाम को पार्टी शुरू हुई। शहर की सभी घमंडी महिलाएं आ गई। निर्मला देवी ने अपनी बहू को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब अंकिता सुंदर सी साड़ी पहनकर खाना परोसने के लिए डाइनिंग हॉल में आई तो सब महिलाओं की निगाहें उस पर टिक गई। निर्मला की एक बहुत घमंडी सहेली ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, ओह, यह है तुम्हारी जूनियर बहू। दिखने में तो अशिक्षित लगती है, लेकिन हाँ, सुंदर है। अंकिता ने यह अपमान सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप मुस्कुरा दिया और अपना काम करती रही। निर्मला देवी ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे भी नहीं समझ आता कि मेरे बेटे को इसमें क्या पसंद आया। बस सुंदरता के अलावा इसमें कुछ नहीं है, और कुछ नहीं तो कम से कम चेहरा तो सुंदर है। सभी सहेलियां यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अंकिता सबके लिए ध्यान से जूस परोस रही थी। तभी अचानक भीड़ भाड़ में उसका हाथ लगा और जूस का गिलास छलककर निर्मला देवी की सबसे घमंडी सहेली की महंगी साड़ी पर गिर गया। ओह, मेरी महंगी बनारसी साड़ी! सहेली ने चीखना शुरू कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। वह तुरंत अंकिता के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, गांव के गनवार, तुम्हें तमीज नहीं है कि लोगों को कैसे परोसते हैं? तुम जैसी गवार लड़कियों को तो घर में नौकरानी भी नहीं रखना चाहिए। तुम अशिक्षित हो, क्या सीखा है तुमने अपनी माँ से? उस सहेली का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपना हाथ उठाकर अंकिता को जोरदार तमाचा मारने के लिए आगे बढ़ाया। अंकिता अब तक सब सह रही थी, लेकिन अपने माता पिता और संस्कारों पर उठी उंगली उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसका चेहरा गुस्से और आत्मविश्वास से भर गया था। जैसे ही उस सहेली का हाथ करीब आया, अंकिता ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। बस, अंकिता ने अत्यंत शुद्ध और धारा प्रवाह अंग्रेजी में जोर से कहा, यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू रेज योर हैंड ऑन मी और क्वेश्चन माई अपब्रिंगिंग इन एजुकेशन। आई हैव रिमेन साइलेंट सो फार ओनली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई मदर इन लॉस हाउस। आपको मुझ पर हाथ उठाने का या मेरी परवरिश और शिक्षा पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब तक केवल अपनी सास के घर के सम्मान के लिए चुप रही हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी महिलाएं
यहाँ तक कि निर्मला देवी भी सदमे में थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही गांव की घनवार लड़की है। तभी दरवाजे के पास से जोरदार तालियां बजने की आवाज आई। अशोक, जो दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वह मुस्कुरा रहा था। वाह अंकिता, आखिरकार तुमने अपना मुंह खोला। अशोक हंसते हुए अंदर आया। निर्मला देवी और उनकी सहेलियां पूरी तरह से चकित थी। अशोक ने अपनी माँ और उन घमंडी महिलाओं की ओर देखा। उसकी आवाज में अब सम्मान नहीं बल्कि एक तीखी सच्चाई थी। माँ, अशोक ने जोर से कहा, आपको अपनी अमीरी और स्टैंडर्ड पर बहुत घमंड है ना? आप इन्हें गांव की गवार कहती थी ना? तो सुनिए, आप सब भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अंकिता है। इसने अपनी पूरी पढ़ाई विदेश में की है। यह हाईली एजुकेटेड है और इसके पास तुम्हारी सहेलियों से भी ज्यादा बड़ी डिग्रियां हैं। निर्मला देवी का मुंह खुला रह गया। उनकी सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अशोक ने अपनी बात जारी रखी। और हाँ, गांव की बात, इसके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह कोई साधारण मुखिया नहीं है। माँ, वह इतने धनी है कि उनका घर आपके इस घर से 10 गुना बड़ा है। वह एक महल जैसा है। यह लड़की, यह हमसे कहीं ज्यादा अमीर है, हमसे और आप सब की सहेलियों से भी। लेकिन अशोक ने रुककर अंकिता की ओर देखा, जिसकी आंखों में सादगी और सम्मान अब भी चमक रहा था। लेकिन एक बात है, यह कभी भी आप लोगों की तरह अपने पैसे का, अपनी शिक्षा का या अपनी हैसियत का घमंड नहीं करती। यह जानबूझकर एक सादा जीवन जीती है क्योंकि इसके संस्कार यही सिखाते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ कि मुझे अंकिता जैसी पत्नी मिली। इसे तो आपसे ज्यादा अमीर और बड़े खानदान के लड़के मिल सकते थे, लेकिन इसने सादगी को चुना। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। निर्मला देवी, जिन्होंने अपने अहंकार के लिए अपनी बहू को रोज अपमानित किया था, अब जमीन में गड़ी जा रही थी। उनका सिर शर्म से झुक गया था। उनकी सारी सहेलियां चुपचाप खड़ी थी। कोई कुछ नहीं बोल पाया। जिस सहेली ने अंकिता पर हाथ उठाया था, वह तो इतनी शर्मिंदा हुई कि तुरंत बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चुपचाप खिसक गई। निर्मला देवी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उनका अहंकार, जो उन्हें सबसे ऊंचा समझता था, आज चकनाचूर हो गया था। वह धीरे से अंकिता के पास आई। उनकी आवाज का घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह थरथराते हुए बोली, माँ अंकिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। मैंने तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे संस्कारों पर सवाल उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अंकिता ने तुरंत अपनी सास के दोनों हाथ पकड़े। माँ, अंकिता ने अपनी वही शांत मधुर आवाज में कहा, आप मेरी माँ की जगह पर हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बड़ों से कभी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। आप मेरी माँ हैं। आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे छोटा ना करे। अंकिता के यह शब्द निर्मला देवी के दिल को छू गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू को देखा। उन्हें समझ आया कि सच्चा धन तो संस्कार, विनम्रता और प्रेम में होता है, ना कि महंगे कपड़े और दौलत में। निर्मला देवी ने तुरंत अपनी बहू को गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी, तुम मेरी बहुत अच्छी बहू हो बेटा। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब से यह घर तुम्हारा है। अशोक ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसके घर में प्रेम और सम्मान का राज्य होगा। और इस तरह अंकिता ने अपनी सादगी और अच्छे संस्कारों से अपनी सास के अहंकार को तोड़ दिया और हमेशा के लिए उनके दिल में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।